हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे और सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे और क्लासेस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगी। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोनाउन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका कि नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये समझिए कि प्रोनाउन टॉपिक की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है एक्चुअली। मतलब ऐसा इसलिए इसे बोला गया क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी काम आता है, प्रेपोजिशन में भी काम आता है। चूंकि नाउन की जगह इसे यूज करते हैं इसलिए भी काम आता है। एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताता है। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसके फंक्शंस हैं, नरेशन में इसके फंक्शंस हैं, सब में इसके फंक्शन हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने के लिए ये 25 से 30 मिनट की वीडियो है, इसे पूरा ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसे देखेंगे भी और गारंटी मैं देता हूं कि आपके सारे डाउट्स इससे दूर हो जाएंगे। इसकी 2 वीडियोज मुझे लगता है बनानी पड़ेंगी 25-25 मिनट की, क्योंकि सारे एक में नहीं हो पाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हमें इन्हीं वर्ड्स को डिस्कस करना है और इनके डिस्कशन के साथ साथ इनके फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं उनका भी डिस्कशन करना है। तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले इसमें मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के बेसिस पर ही इसे डिस्कस करना शुरू करेंगे। वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक भी करते रहिए। तो आइए भाई, पर्सनल प्रोनाउन को मैं यहां लिखता हूं। ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसका मैं एक चार्ट बनाऊंगा। ये चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग, बहुत बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। कुछ बच्चे क्या होते हैं पता है, बेसिक वाले, उनको लगता है कि आ रहा है तो सुनते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 10 मिनट 5 मिनट के बाद फंस जाते हैं। तो ऐसे कंफ्यूजन्स आपको ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे वीडियो को देखें शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग। ये आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। चूंकि मैं इसे पढ़ा रहा हूं तो कुछ छोड़ नहीं रहा, ताकि कहीं से किसी को कोई दिक्कत ना हो। यहां पे मैं ऊपर एक टर्म लिख देता हूं, पॉजेसिव। ठीक है, इसके मैं 2 पार्ट बना देता हूं। पॉजेसिव वाले के 2 पार्ट बना देता हूं। एक पार्ट इसका बना दे रहा हूं एडजेक्टिव और दूसरा पार्ट इसका बना दे रहा हूं प्रोनाउन। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा वीडियो को। एक टर्म यहां पे लिख देता हूं सेल्फ और सेल्फ्स। अब इसके मैं कुछ और पार्ट्स बना देता हूं ताकि चार्ट आप लोगों के लिए आसान हो सके, इजी टू लर्न हो सके। ये देखिए हमारा चार्ट है, इस चार्ट पे हमें वर्क करना है। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं ताकि नीचे जगह मिल सके मुझे। तो सबसे पहले जिन प्रोनाउंस को मैंने लिखा था उन्हीं को यहां लिख देता हूं। आई, वी, यू, ही, शी, इट। इतने ही प्रोनाउंस हमने लिखे थे। अब हमें इनके फैमिली को समझना है। तो इनके फैमिली में देखिए क्या है। आई का मी, अस, इसका तो सेम ही है, हिम, हर, इट, देम। ठीक है, यहां जरा आ जाइए। माई, आवर, ये योर कहां वहां चला गया भाई। ये बन जाएगा माइन, ये हो जाएगा आवर्स। इसे हम लोग बोलेंगे माई सेल्फ और इसे बोलेंगे आर सेल्व्स। योर, योर्स। अच्छा, इसके 2 होते हैं सेल्फ में, क्योंकि अगर कोई अकेला होता है तब भी हम इसे यूज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा होता है ना तब भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो योर सेल्फ इज यूज टू रेफर टू समथिंग दैट इज सिंगुलर। कोई अकेला बंदा होगा, तुम बोल रहे हो या आप बोल रहे हो, आप लोग या तुम लोग बोलना हो तो ये प्लूरल बन जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट को डिटेल में हम सीखेंगे। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पूरा देखिएगा। इसके पार्ट को भी देख लें। हिज, हर, इट्स, ये बन जाएगा देयर। इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं।
हिज का तो एडजेक्टिव वाला केस और प्रोनाउन वाला केस सेम ही होता है। इसका बनेगा हर्स, इट्स का होता ही नहीं है, देयर हो जाएगा देयर्स। आगे देखिए, ये बनेगा हिमसेल्फ, ये बनेगा हरसेल्फ, ये बन जाएगा इटसेल्फ, और ये बन जाएगा देम सेल्व्स। ठीक है, अब हमें इन्हें डिटेल में समझना है, सबके अलग अलग क्या फंक्शंस हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सेल्फ और सेल्फ जो प्रोनाउंस हैं, इन्हीं का नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों को डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा टास्क है, ये जो पार्ट्स पूरे बचे हैं इतना, इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, हमारा फोकल पॉइंट ये होगा। लेकिन इसमें कुछ बातें अभी बची हुई हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको भी लिख दूं। थोड़ा सा इसे छोटा करूंगा क्योंकि मुझे जगह कम पड़ रहा है। थोड़ा सा हो जा भाई छोटा, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और मैं हल्का सा इसे और ऊपर कर दूं, उतना ही है क्या, नहीं थोड़ा सा जगह मिला है। अब बात ये आ गई कि इसे क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंड पर्सन। और इन सबको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चा लोग बताइए फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो बच्चा लोगों का आंसर आता है कि सर फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं आई और बी को। नहीं, फर्स्ट पर्सन के ये दो पार्ट हैं। फर्स्ट पर्सन हम कहते हैं स्पीकर को, जो बोलने वाला रहेगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू नहीं, सेकेंड पर्सन होता है लिसनर, और लिसनर क्या होता है, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, टॉक्ड अबाउट। थर्ड पर्सन किसे बोलेंगे हम लोग, टॉक्ड अबाउट को बोलेंगे थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन्स की बातें हो गई। अब यहां आप देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस लिखे हैं, तो ये जो दोनों केसेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं पर्सन। पर्सन मतलब वो व्यक्ति खुद या वो चीज खुद जिसके बारे में बात की जा रही है। यहां जब आप आएंगे तो ये पर्सन नहीं है, ये पर्सन के पोजीशंस हैं। पर्सन के क्या हैं, पोजीशंस हैं। यानी यहां हम पर्सन की बात नहीं करेंगे बल्कि हम लोग बात करेंगे समथिंग रिलेटेड टू पर्सन्स। अब ये मोटी मोटी हमारी बातें हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। इन दोनों को हम पोजीशन बोलेंगे, इन दोनों को हम पर्सन बोलेंगे, स्पीकर, लिसनर एंड टॉक्ड अबाउट। अब हमें इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि बोलचाल में हम क्या गलतियां करते हैं, रिटन में क्या गलतियां करते हैं। तो लेट्स बिगिन, एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं एक एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिखा दे हु आर प्लेइंग देयर आर requested to sit down। ये एक एग्जाम्पल है, हमें ये पता करना है कि एग्जाम्पल राइट है या रॉन्ग है। दूसरा एग्जाम्पल यहां करते हैं, लिख लेता हूं मैं यहां पे, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देम सेल्व्स। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर मैं, दे हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत देखने को मिलता नहीं है, बेईमान वगैरह आदमी जल्दी आगे निकल जाते हैं, मेहनत करने वाले मेहनत ही करते रह जाते हैं। जनरली देखने को तो ये रहता है, बाकी आप समझिए। इन तीनों एग्जाम्पल में हमें ये पता करना है, जैसे कि एक टर्म आप देख रहे हैं यहां पर दे, यहां पर एक टर्म देख रहे हैं देम।
यहां पर आप एक टर्म देख रहे हैं दे। हमें यह पता करना है कि तीनों के तीनों जो दे या देम यूज हुए हैं तीनों सेंटेंसेस में, वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी बात पीछे मैंने अभी लिखाया था, उन्हें को यहां लिख देता हूं मैं। आई और वी हम किसे कहेंगे? स्पीकर को। यू हम किसे कहेंगे? लिसनर को। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर सुन लिए तो समझिए कोई एग्जाम देंगे, अगर इनसे क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक। आई, वी एंड यू लिसनर है, लेकिन ये लिसनर क्या होता है? ये कोई स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक बंदा होता है। तुम स्पेसिफिक। एक टर्म होता है यहां पर दे, ये क्या होता है? ये होता है टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात किया जाता है। ये भी क्या होता है पता है? कि स्पेसिफिक ही होता है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, हमें पता होता है कौन लोग हैं। अब समझने वाली बात ये है सेंटेंस में, जब टॉक्ड अबाउट हमें पता हो कि वे लोग, हम बोलते हैं ना हिंदी में वे लोग, वे, तो इसका ये मतलब निकला ना कि वो जो लोग हैं ना वही हैं, फिक्स हैं, उनके बारे में पता है कि वो लोग वैसे हैं और वही लोग ऐसा वैसा काम करते हैं। तब अगर आपको सब्जेक्टिव केस यूज करना हो, पर्सन बताना हो, तब तो दे लगाइए। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? अगर इस वाले मीनिंग में आप देखेंगे तो देम बनेगा। अब यू का मतलब है तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, यही होगा इसका मतलब। हमें पता है कि तुम्हारी ही बात हो रही है लिसनर, तो भाई अगर ऐसे केस है तब इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का दोनों क्या लिखाया था अभी कुछ देर पहले? मैंने सेम लिखाया था, तब ये लगेगा। लेकिन एक टर्म और होता है मेरे दोस्तों, वो आपको जानना चाहिए। वो टर्म होता है आपका दोज। ये जो दोज होता है ये लिसनर भी होता है और ये आपका टॉक्ड अबाउट के लिए भी यूज किया जाता है, टॉक्ड अबाउट। लेकिन तब यूज किया जाता है ना जब हम एक जनरल सेंस दे रहे हो। विच केस? अ जनरल सेंस। अब ये जनरल सेंस क्या है? तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोज है इसका सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस आर सेम। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस बोथ आर सेम। समझना यह है, फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान समझिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने बोला कि तुम सामने ही हो, आप ही हो खाली, स्पेसिफिक, या तुम लोग या आप लोग। अगर ऐसा केस है तब तो यू लगाइएगा। अगर मैंने बोल दिया कि दे आर प्लेइंग, मैंने बोला कि दे आर वर्किंग, तो वही लोग हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक लॉट। तो अब ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस रहेगा तो दे, एंड इफ देयर इज द ऑब्जेक्टिव केसेस टू बी यूज्ड, तो वहां पे हमें करना क्या पड़ेगा कि देम लगाना पड़ेगा। लेकिन लिसनर और टॉक्ड अबाउट ऐसे स्पेसिफिक ना होकर जनरल भी होते हैं। सपोज यू आर अटेंडिंग दुर्गा पूजा पंडाल, आप दुर्गा पूजा पंडाल में आप गए। उस पंडाल में क्या होता है कि मेन के लिए अलग रो होती है, वुमेन के लिए अलग रो होती है। जो उसको मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो बोलते क्या है, कई बार माइक में आप लोग सुने तो होंगे ना, कि सारे लोग जो वहां खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बैठ जाएं। तो जिनको आप बोल रहे हैं, जो लोग वहां का, सारे लोग जो लोग वहां खड़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम ही खड़े हो तुम ही बैठ जाओ, ऐसा तो है नहीं। ये जब माइक पे लोग आवाज सुनते हैं, जब माइक के लोग बोलते हैं कि सारे के सारे भाइयों, जो लोग पंडाल के बाहर बाएं दरवाजे पे हैं, सारे लोग, जितने लोगों तक आवाज जा रही है सारे लोग बैठ जाएं, तो जितने लोगों तक जा रही है आवाज, दिस इज अ जनरल केस, अ जनरल लिसनर। तो यहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि तुम वहां खड़े हो तुम ही यहां बैठ जाओ, ऐसा बोला गया जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे दिख भी नहीं रही होगी, जो लोग अगल बगल होंगे सब बैठ जाते। जनरल लिसनर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब जनरल लिसनर की बात होगी तो सब्जेक्ट लगाना रहेगा तब भी दोज, ऑब्जेक्ट लगाना रहेगा तब भी दोज ही होगा, दोनों केस। मान लीजिए कि मैंने एक स्टेटमेंट आपसे ऐसे बोला कि भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग, तो ये तो जाहिर सी बात है कि टॉक्ड अबाउट ही है। तो ये टॉक्ड अबाउट के केस में दे फैमिली नहीं आएगा, क्योंकि दे फैमिली का मतलब भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों को देखो भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं और उन्हीं वही लोग सफल होते हैं। अब मैंने बोला कि भगवान उन सभी लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं।
ये भी टॉक्ड अबाउट है जिनके बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक वही लोग नहीं है, वो इन जनरल सारे लोग जो लोग ऐसा काम करते हैं गॉड उनकी हेल्प करते हैं। तो ये एक जनरल टॉक्ड अबाउट वाला केस है, एंड दिस पर्टिकुलर केस वी यूज दोज वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों सेंटेंसेस में दे या देम लिखा गया है, तो दे या देम का मतलब है कि वही लोग हैं या जिनके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले यह पता करना है कि क्या यहाँ पे टॉक्ड अबाउट की बात हुई भी है। अब जो भी केस होगा उसको हम समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा गया दे, यहाँ देम और यहाँ पे दे लिखा गया। हमें पता बोला क्या गया कि दे हु आर प्लेइंग देयर आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, मतलब वो सारे लोग जो लोग वहां खेल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग बैठ जाएं। ये कौन लोग हैं? ये लिसनर हैं या स्पीकर हैं? स्पीकर तो है नहीं, टॉक्ड अबाउट है नहीं, ये आपके लिसनर के ही कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि अगर मैंने बोला कि जो लोग वहां खेल रहे हैं जाहिर सी बात हो मेरी आवाज सुनेंगे उन्हीं की बात, तो वो हैं लिसनर। बस लिसनर में ये वाला केस नहीं कि तुम ही हो तुम ही बैठ जाओ, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक केस। अगर केस ऐसा नहीं है तो ये लिसनर इन जनरल है। लिसनर इन जनरल के लिए वी यूज दोज। तो यहाँ पे जो ये गलत है ना प्रोनाउन, वो दे है, तो यहाँ पे दे ना लगा करके हमें क्या लगा देना होता है? दोज लगा देना होता है। ऐसे यहाँ पे जो बोला गया, जैसे भगवान यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्प यहाँ पे वर्ब है। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये लिख दिया गया ऑब्जेक्टिव केस, हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपनी मदद खुद करते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर कि ये जो देम लगाया गया, खाली वही लोग तो हैं नहीं, इन जनरल वो सारे के सारे लोग हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये टॉक्ड अबाउट इन जनरल है और उसके लिए हमें यूज करना है दोज। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो दोज अगर यूज करेंगे तो दोज का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे देम की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? दोज लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, दे हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। अब मुद्दा यह है कि दे तो टॉक्ड अबाउट हो गया, कोई सारे लोग जो करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टॉक्ड अबाउट नहीं है। दिस इज अ जनरल सिचुएशन कि इन जनरल एवरीबडी हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस, जो कठिन परिश्रम करेगा मिलेगा उसको। तो ये भी टॉक्ड अबाउट तो है, लेकिन टॉक्ड अबाउट का जनरल वाला केस है, और जनरल वाले केस में इफ यू वांट टू रेफर टू टॉक्ड अबाउट सिचुएशन तो वहां पे दे न लगा करके आप लगाएंगे दोज। यही कुछ किताबों में लिख दिया जाता है कि जो ये WH फैमिली होती है इसके पहले हम लोग दोज लगाते हैं। ऐसे रूल लिखे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो वहां एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता है, तो वो एक्सप्लेनेशन मैं कर दे रहा हूं कि WH फैमिली के पहले दे देम का यूज क्यों नहीं करते, तो उसका रीजन ये होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम इसमें आगे बढ़ते हैं और एक वैरायटी तो क्लियर हुआ कि ये दे से रिलेटेड देयर वाज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई शेयर्ड विद यू। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बेसिक सीखते हैं इसमें। आइए देखते हैं। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, मी punished they, ये रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान ये देना है कि देयर इज अ वर्ब punished एंड ये पहले आया है तो दिस इज द सब्जेक्ट, बाद में इसके आया है तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ our responsibility is to find out whether the given sentence is right or wrong. So as we all know, the subjective case of me, look at the chart over here, अगर चार्ट याद नहीं तो याद करिए। The subjective case of objective case me is I। तो यहाँ पे जब हमें सब्जेक्ट के ही प्लेस पे लिखा गया है तो ये मी की जगह पे I कर दीजिए। अब करना क्या है कि punished के बाद दे लिखा है, तो punished is a verb। अगर ये वर्ब है तो इसके बाद ये ट्रांसिटिव वर्ब भी है, इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? देम बनेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके मन में एक बात आया कि सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस जब करना है तो आई डोंट टू इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ दीज प्रोनाउंस, मतलब दे को यहाँ कर दीजिए और मी को वहां कर दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप। जो चीज जहां लिखी गई है करेक्शंस उसी में आपको करने हैं। मी का ग्रामेटिकल फंक्शन गलत था, मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया था, लेकिन वो लिखा गया है सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा गया है तो उसको सब्जेक्टिव केस में ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये रहा।
एक दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं यहां पे। दूसरा, आई बॉट इट फॉर राम या फिर फॉर यू एंड ही। मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल है। अगर आप इस एग्जाम्पल को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे समथिंग, आई इज द सब्जेक्ट दैट इज रिटन इन सब्जेक्टिव केस एंड इट इज करेक्ट। बॉट इज द वर्ब, इट इज द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ इट इज थिंग। यहां पे क्या है, फॉर इज अ प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के बाद देयर इज अ कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो जोड़ देता है, यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, किसका, इस फॉर प्रेपोजिशन का। जब ये जुड़ गया है ना तो बोथ ऑफ देम आर ऑब्जेक्ट। तो इसका ये मतलब है कि ये जो यू है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो द सब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू आर सेम। अब यहाँ पे फॉर के बाद जो ये ही दिया हुआ है ये भी तो फॉर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के दो बातें हमें समझ में आई कि अगर कहीं पे हमने कोई ट्रांसिटिव वर्ब यूज किया है, अगर हमने कहीं पर कोई प्रेपोजिशन यूज किया है और इसके साथ हमने कोई नाउन या प्रोनाउन अगर बगल में तुरंत लगा दिया, जो कि आएगा भी क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो दीज टू टर्म्स आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन ट्रांसिटिव वर्ब एंड प्रेपोजिशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हमारा टास्क ये है कि इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स लगाए जाएं। इस पर बेस्ड क्या लगाया जाए, कुछ एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल लगाया जाए, दोनों दिमाग में रखे रहिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, जरा देखा जाए आप उसे कर पाते हैं कि नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा ही नहीं या ही लिख देते हैं, ही लाइक यू। दूसरा, ही लाइक्स यू आर हार्ड वर्किंग। So we have got two examples here. अब हमें इन दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना है, ये पता करना है कि दोनों गलत हैं या सही। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लाइक यू। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइक क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। हमें पता है लाइक का मतलब होता है पसंद करना, टू वांट। तो अब जब लाइक वर्ब ही है वहां पे, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पे जो ही दिया गया है, ही के साथ तो हम लाइक का यूज करेंगे नहीं, लाइक्स करेंगे, क्योंकि ही इज ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। और अगर ही एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स। वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है यूजिंग और एडिंग एस और ई एस टू देम। तो ये बन जाएगा आपका लाइक्स। सेंटेंस सही है। अब आप में से कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो उसी के बेसिस पे दूसरे वाले में लाइक्स को सही मान लेंगे। ठीक है, मैं समझाता हूं। दूसरे वाले में लाइक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझिएगा। एक तो वर्ड होता है लाइक, जिसे कि हम वर्ब करते हैं पसंद करना, टू वांट, चाहना किसी चीज को। लाइक वर्ड का मतलब लाइक वर्ड प्रेपोजिशन भी होता है, प्रेपोजिशन। और उस केस में ये शो करता है सिमिलैरिटी। क्या शो करता है, सिमिलैरिटी, समानता किसी चीज से, कंपैरिजन के लिए तब यूज करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेंटेंस में हम पहचानेंगे कैसे कि वो वर्ब है कि प्रेपोजिशन है। वेरी इजी। यहां देखिए एक और वर्ब आया है। अगर आपको लगता है कि ये वर्ब है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर सब्जेक्ट मिसिंग हो जाएगा। तब आपको मानना पड़ेगा कि वो प्रेपोजिशन है, और अगर वो प्रेपोजिशन है तो फिर इसे हटा करके ना आपको लिखना पड़ेगा लाइक। अब इसका सब्जेक्ट हो गया ही। हमें पता है कि जो वर्ब लगता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो कभी भी कोई प्रेपोजिशन है, कभी ध्यान में रखिएगा इस बात को, प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ गया तो बाद में अगर आ गया तो वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वही प्रेपोजिशन के पहले कोई नाउन प्रोनाउन लिखा रहेगा, इफ देयर इज अ नाउन एंड देयर इज अ प्रोनाउन बिफोर द प्रेपोजिशन, तो ये नाउन या प्रोनाउन जो रहेगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब लगाएंगे। सो इन द गिवन सेंटेंस ही इज द मेन सब्जेक्ट। अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो एक बात तो क्लियर हो गया आपका ना कि वो सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें इज लगाना पड़ेगा। सेंटेंस ऐसे बनेगा,
ही लाइक यू इज हार्ड वर्किंग, मतलब तुम्हारी तरह वो भी हार्ड वर्किंग है, यानी तुम दोनों के दोनों हार्ड वर्किंग हो। अब आप में से कुछ लोगों को ना पढ़ने में गलत लगेगा, उसको आर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि शायद ऐसी आदत है यूज करने की कि जो वर्ब के पहले लगा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे, तो प्रेपोजिशन अगर है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने, चूंकि भाई ऐसे क्वेश्चंस तो और आ सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है, क्योंकि वही मेन सब्जेक्ट होता है। तो कुछ प्रेपोजिशंस मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको इसे याद रखना आसान हो। जैसे एक तो वो लाइक है ही, प्रेपोजिशन ही है। अनलाइक, फॉर, बाय, विद, अलॉन्ग विद, ये ध्यान में रखिएगा। टुगेदर विद, टुगेदर विद एक साथ है। बट, जब बट प्रेपोजिशन होता है ना, तब इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, को छोड़कर, सब आगे पढ़ा जाएगा आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तब इसका मतलब होता है एंड नॉट। एंड नॉट भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका भी मतलब होता है को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग इसका मतलब भी होता है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग तो है ही आपका प्रेपोजिशन, सबका सेम ही मतलब है। एक वर्ड और लिख लीजिए यहां पे आप, बिसाइड्स, ऑफ, इन, भाई लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन, एडिशन टू, इटसेट्रा। तो कुछ आपके पास सपोर्ट के लिए मैंने कुछ प्रेपोजिशंस यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए और कभी ये दिखे तो आप इन्हें अप्लाई कर सकें। तो एक काम करते हैं, इन पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स लगा ही लेते हैं, ताकि अगर कोई डाउट रहे तो डाउट आपका दूर किया जा सके। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, यू एंड नॉट he has done it, you and not he has done it। एक दूसरा एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, the man with his friends has या are कमिंग। एक और एग्जाम्पल यही लिख देता हूं ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। द मैन विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। एक और लिख लेते हैं, लेट यू एंड आई, सॉरी, लेट यू एंड आई गो देयर। अब देखिए, ये हमारे जो है ना 3 एग्जाम्पल्स हैं, ताकि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसकी क्लैरिटी आ सके। क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल्स का लिखना जरूरी है। अब एंड नॉट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, को छोड़कर। तो जब जाहिर सी बात है कि अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, तो बाद में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, तो ही की जगह बनेगा हिम, पहली बात। दूसरी बात, फिर सब्जेक्ट तो बन जाएगा यू। जब ये यू बन जाएगा तो फिर यहां से हैज ना लगा करके हम क्या लगा देंगे, है। यहां पे विद इज ए प्रेपोजिशन, अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद जो आया है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, द मैन इज द सब्जेक्ट। अगर प्रेपोजिशन के पहले आया है तो यही सब्जेक्ट है, दिस इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो यहां पे हम लगा देंगे इज, सिंगुलर नंबर वर्ब। एंड लेट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो बाद में जो आएगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यू तो ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों, आए गलत है, ये क्या बन जाएगा, मी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, ये सीरीज समझ में आ रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियोस कैसी लग रही हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं कुछ बता दूं आपको यहाँ फिर से एक बार। इस चार्ट में ये वाला तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, पूरा अलग से एक सेपरेट वीडियो है। अभी हम लोगों ने दे का सिर्फ एक फंक्शन सीखा। दूसरी बात हमने ये सीखा कि व्हेन टू यूज सब्जेक्टिव केस एंड व्हेन टू यूज ऑब्जेक्टिव केस, सीख गए। इसकी एक और वीडियो बनेगी, जिसमें हम लोग ये दोनों सीखेंगे कि क्या इनके फंक्शंस हैं। इसके साथ साथ कि अगर कोई प्रोनाउन साथ में आ जाए तो उनका सीक्वेंस क्या होता है।
इन दोनों बातों को सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो पे। अगले वीडियो के लिए आइए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए और अगले कॉन्सेप्ट के लिए वेट करिए। कल रात को 8 बजे ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।